तारादास जी भी एक और अभ्यास मैच खेलना चाहते थे। उन्होंने शिरीन की ओर देखा। क्या हमारे पास एक और मैच करने का समय होगा? शिरीन ने खड़े होकर तिरस्कार से उनकी ओर देखा। मुझे आपके साथ अभ्यास क्यों करना चाहिए? तारादास जी चुप थे। इससे पहले शिरीन ही उसे अपने साथ अभ्यास करने के लिए मैदान में खींचा था, लेकिन अब वो उनके साथ ऐसे व्यवहार कर रही थी। शिरीन, क्या आप इससे ज्यादा बेशर्म हो सकती हैं? हाँ, मैं हो सकती हूँ। शिरीन ने बहुत खुशी से जवाब दिया। फिर उसने अपना हाथ आगे की ओर निकाला और आगे कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अभ्यास करूं तो आपको मुझे 100 आध्यात्मिक पत्थर देने होंगे। तारादास जी ये सुनकर हैरान थे। अंत में तारादास ने सोमती देवी की विनती पर शिरीन की बात मान ली। उन्होंने एक मैच के बदले 100 आध्यात्मिक पत्थर निकाले और वो अपने दिल ही दिल में थोड़ा रो पड़ी। उस दिन से तारादास जी ने लगभग हर दिन उन तीनों के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया। शिरीन द्वारा चयनित स्थल गुप्त थे और वो ऐसे स्थान पर होते थे जहां अधिकांश समय कोई नहीं आता था। इस तरह कोई भी उनके अभ्यास को नहीं देख सकता था। कुछ दिनों बाद गुरुवर्ग के भीतर दूसरा मैच हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि 3 सबसे नापसंदीदा छात्रों ने अन्य सभी समूहों को हरा दिया और वो काले घोड़े बन गए थे। कोई भी कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि सोमती देवी, जिसने हमेशा टीम को हरवाया था, वो इतनी अच्छी तरह से युद्ध कर सकती थी। युद्ध कला में बेवकूफ अब सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रही थी। जब शिरीन और ध्रुव सिंह के कौशल सेट के साथ दोहरी की गई थी, उन तीनों ने गर्व के साथ जीत हासिल की। ध्रुव सिंह खुश था और सोमती देवी उससे भी ज्यादा उत्साहित थी। वो शिरीन के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और जश्न मनाने के लिए कह रही थी। जश्न मनाने के लिए भोजन की दावत का होना जरूरी था। सोमती देवी के पास अतीत में पर्याप्त कौशल नहीं था, इसीलिए वो अधिक आय प्राप्त नहीं कर सकती थी। हर महीने वो अपने जरूरी जीवन यापन के खर्च के लिए सिर्फ 10 आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर पाती थी। वो एक गरीब व्यक्ति थी और उसे हमेशा तारादास जी वित्तीय सहायता करते थे। वो भुगतान करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। हालांकि उसने कहा कि वो एक खाद्य दावत के लिए शिरीन की मेहमान नवाजी करना चाहती है। सौभाग्य से उसकी मदद करने के लिए उसके पास तारादास थे। बाद में दिन में महर्षि विद्यालय के भोजनालय में पहली मंजिल पर, जहां संस्कृति क्लास के छात्र आमतौर पर भोजन करते थे, गुरु क्लास के 3 छात्र भोजनालय के बीच में आराम से बैठे हुए थे। उनके भोजन का खर्च तारादास जी ने किया था। तारादास बहुत अच्छे थे। उन्होंने बस इतना कहा, आज आप कुछ भी मंगवा सकते हैं। जब तक वो खाद्य हो मैं इसका पूरा भुगतान कर सकता हूँ। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो शिरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या बात है? आखिरकार अब मैं तब तक खा सकती हूँ जब तक मैं पूर्ण नहीं हो जाती। मैं भुनी हुई आध्यात्मिक मछली खाना चाहती हूँ। आध्यात्मिक तेंदुए को लहसुन के साथ तला हुआ, और वहां एक बड़ा मसल प्रकट हो गया था। वो बाहर लुढ़का और उसके अंदर का बच्चा भोजनालय में लगभग सभी हस्ताक्षर व्यंजन बनाने का आदेश देने लगा। तारादास दंग रह गए। इस भोजन की कीमत 2800 आध्यात्मिक पत्थर थी और तारादास इस भोजन के कारण लगभग दिवालिया हो गए थे। उसने अपने सभी गुणों का उपयोग किया था और उसने ये 3 वर्षों में कमाए थे, लेकिन अभी भी भुगतान करने के लिए उसके पास पर्याप्त पत्थर नहीं थे। यहाँ का रसोइया किसी को भी उधार की अनुमति नहीं देता था। अंत में शिरीन ने अपनी ओर से 1000 आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करने में तारादास जी की मदद की। तभी उन चारों को भोजनालय छोड़ने की अनुमति मिली थी। तारादास ने शिरीन को चुपचाप धन्यवाद दिया, लेकिन शिरीन ने कागज लहराया और कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसने अपनी जेब से कलम निकाला और तारादास जी को सौंप दिया। ये आपके उधार का अनुबंध है, कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। तारादास हैरान थे। एक शांत और सुरुचिपूर्ण युवक ने लगभग असभ्य अभिनय करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो गुस्से में था, लेकिन वो शिरीन पर कोई उधार नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और दावा किया कि वो 2 साल के समय में कर्ज का भुगतान कर देंगे। शिरीन ने अनुबंध रखने के बाद मसल के साथ उस जगह को छोड़ दिया। मसल ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया। वो तब तक खाता रहा जब तक कि वो अपने गोले को बंद नहीं कर पा रहा था। ये एक छोटे आकार में तब्दील होने की कोशिश कर रहा था। वो भविष्य के लिए बहुत उत्साहित था और वापस अपने रास्ते पर आने की योजना बना रहा था। मालकिन, आपको उसे हमारे साथ व्यवहार करने के लिए और अधिक अवसर देने चाहिए। मुझे लगता है कि वो काफी उदार है। ये पहली बार है जब मैंने इतना संतुष्ट होकर खाया है। शिरीन चुप रही। उसने इस मौके पर महसूस किया कि तारादास से पूछना अधिक कठिन होगा कि वो चांद पर जाना चाहेंगे या उन्हें भोजन खरीद कर देना चाहेंगे। जब वो तारादास के पास रात के खाने के लिए भुगतान करने का पर्याप्त धन था, उस पल को याद करते हुए वो थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने इस बार उसका बहुत अधिक खर्च करवा दिया था। तारादास के लिए ये एक बड़ा सबक था। भविष्य में वो निश्चित रूप से पहले ही उल्लेख कर देंगे कि वो सिर्फ मनुष्यों के लिए भोजन खरीदेंगे, ना कि मसल के लिए। भोजन की ज्यादा कीमत होने के बावजूद तारादास के लिए चांदी का स्तर यह था कि शिरीन ने आखिरकार उसे परेशान करना बंद कर दिया था। और जब उसने जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए जाना चाहा, तब उसने मुफा को उसका पीछा करने को नहीं कहा। इसीलिए वो अंततः अपने कार्यों को पूरा कर सकते थे। शिरीन की जीत की खबर महर्षि विद्यालय के प्रबंधकों में फैल गई थी। सूरज सिंह जी ने इसके बारे में उसी रात को ही सुन लिया था। वो बहुत असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। आखिरकार गुरु कक्षा के छात्र कमजोर थे। संस्कृति वर्ग में ध्रुव सिंह जा सकता था अपनी क्षमताओं के साथ।
शिरीन के अनुभव के साथ जोड़ा। उन्हें गुरुवर्ग की कुछ लड़ाइयों को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सोमती देवी के रूप में ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती थी जब तक वो टीम के लिए परेशानी नहीं लाती। भले ही उन्होंने परवाह ना करने की कोशिश की, लेकिन सूरज सिंह जी अभी भी दूसरा मैच देखने गए थे और परिणाम उनके लिए बहुत ही आंखें खोलने वाला था। इस बार इन तीनों ने और भी अच्छा खेला। मैच को जीतने में मदद करने के लिए सोमती देवी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो सिर्फ एक अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं थी जो आसपास रहती थी। हालांकि वो सिर्फ 5 चालों के बीच में घूम रही थी, लेकिन ये 5 चालें शिरीन और ध्रुव सिंह के समन्वय के तहत असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गई थी। मैच के दौरान सोमती देवी वो व्यक्ति थी जो पहले हमला करती थी। उन्होंने हमेशा अपने प्रतिद्वंदी पर अपने जल जेड कौशल का इस्तेमाल किया था, जिसे अग्नि तत्व आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। पृथ्वी तत्व आध्यात्मिक शक्ति के स्वामित्व वाले विरोधियों ने पानी के जेड को अवरुद्ध करने के लिए एक दीवार स्थापित की। इसीलिए ध्रुव सिंह तुरंत हमला करने और दीवार को ढीला करने के लिए अपनी लताओं का उपयोग करते थे। एक बार दीवार के ढीले हो जाने के बाद सोमती देवी अपनी वाटर जेड हमले का फिर से उपयोग करती थी और दीवार सीधे गिर जाती थी। इस समय ध्रुव सिंह ने प्रतिद्वंदी पर हमला करने के लिए एक आग का गोला जारी करने का अवसर जब्त कर लिया और शिरीन ने एक बड़े बवंडर से आग के गोले का विस्तार करने के लिए अपनी तूफान कौशल का उपयोग किया। अधिकांश समय उनके विरोधियों को आग से नहला लिया जाता था और वो सभी मदद के लिए चिल्लाते हुए फर्श पर लेट जाते थे। सूरज सिंह जी वास्तव में अभी भी सजा के अधीन थे और वो अभी भी बहुत कमजोर थे। हर एक दंड के बाद वो अपने शरीर से एक बड़ी मात्रा में पानी खो देते थे, इसीलिए उनके होंठ हमेशा सूखे हुए रहते थे। यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी भी सूख गई थी और इसने उन्हें बहुत बदसूरत बना दिया था। अगर वो शिरीन और उनके समूह के बारे में बहुत उत्सुक नहीं होते तो वो कमरे से बाहर भी नहीं आने वाले थे। उन्होंने पूरा मैच देखा और उन तीनों को उनके पास आने और उन्हें मिलने को कहा। उन्होंने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनकी तारीफ की और उन्हें अगली बार बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूरज सिंह जी के लंबे लंबे हौसलों को सुनने के बाद शिरीन बहुत ही ज्यादा बेसब्र हो रही थी। अंत में उसने उन्हें याद दिलाया, प्रधानाचार्य जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मौखिक रूप से प्रोत्साहित करना आपकी तरफ से पर्याप्त नहीं है। आप हमें कुछ सामग्री के साथ पुरस्कृत क्यों नहीं कर देते हैं? सूरज सिंह जी उसके सुझाव से सहमत थे, इसीलिए उन्होंने प्रत्येक को 100 आध्यात्मिक पत्थरों से पुरस्कृत किया। जब शिरीन ने उनके थके हुए और बीमार रूप को देखा तो उसे सहानुभूति हुई। इस प्रकार उसने दवा की एक बोतल निकाली और उसे सूरज सिंह जी को सौंप दिया। हेडमास्टर सूरज सिंह जी, ये एक जेड क्रीम है जो आपके जले हुए निशान को ठीक कर सकती है। इसे अपनी त्वचा पर लगाने के बाद ये त्वचा को तुरंत ठीक कर सकती है और किसी भी प्रकार की खुश्की को दूर कर सकती है। सूरज सिंह जी को पता था कि शिरीन दवाओं को निखारने में माहिर थी। वो जानते थे कि उसे कुछ दुर्लभ दवाओं और यहाँ तक कि कुछ दवाओं को कैसे परिष्कृत किया जा सकता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी, वो भी आता था। उन्होंने सुना था कि वो रात के बाजार में दवाइयाँ बेच रही थी और उसकी समीक्षाएं काफी अच्छी थी। जब उसने क्रीम सूरज सिंह जी को सौंपी तो उसे लगा कि वो अभी भी खारिज कर रहे हैं। मुझे कोई रिश्वत नहीं चाहिए तुमसे। शिरीन ने अपनी पलकों को उठाया। ये रिश्वत नहीं है। फिर उसने कहा, ये क्रीम रात के बाजार में 800 आध्यात्मिक पत्थरों में बिक रही है। क्योंकि आप प्रधानाचार्य हैं इसलिए मैं आपको छूट दे सकती हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए सिर्फ 600 आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना होगा। सूरज सिंह जी का सर लगभग चकरा गया था। अंत में उन्होंने क्रीम खरीदी क्योंकि उन्हें अपने सूखे होंठों पर इसका परीक्षण करना था और वो तुरंत ठीक हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनकी जलन कम हो गई। इस तरह की दवा कहीं और उपलब्ध नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ शिरीन द्वारा बेची गई थी, इसीलिए महंगा होने के बावजूद उन्होंने इसे खरीद लिया। एक और कारण था, उन्होंने इन तीनों को अपने पास बुलाकर उनसे मिलने को कहा था। सभी प्रोत्साहन के बाद उन्होंने अपने अनुरोध को उठाया। आप लोगों ने जिस रणनीति से खेल जीता वो उत्कृष्ट है। ये दूसरों से अलग है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। गुरु वर्ग के छात्रों के साथ गठबंधन करना आपके लिए व्यर्थ है। मैं सुझाव देता हूँ कि तुम लोग अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संस्कृति वर्ग के छात्रों के साथ खेल शुरू कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है? ध्रुव सिंह उत्साहित थे। वो संस्कृति वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सोच रहे थे। भले ही ये सिर्फ एक प्रशिक्षण था, वो वास्तविक प्रतिद्वंदी और एक अच्छी परीक्षा होगी। कमजोर विरोधियों के खिलाफ जीत हासिल करना निरर्थक था। क्योंकि शिरीन टीम की नेता थी, इसीलिए उसने तुरंत उसकी ओर देखा और उसके फैसले का इंतजार किया। शिरीन ने सोचने के लिए एक क्षण लिया और फिर सूरज सिंह जी की ओर देखा। हम गुरु कक्षा के छात्र हैं। संस्कृति कक्षा के छात्रों के खिलाफ लड़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है क्योंकि हम एक समान स्थिति से शुरू नहीं कर पाए। संस्कृति कक्षा के छात्रों के समान भोजन भी नहीं खाते हैं। सूरज सिंह जी काफी उदार थे। उन्होंने अपना हाथ लहराया। ठीक है, जब तक आप संस्कृति क्लास के खिलाफ मैच जीत पाती हैं, आप लोग उसी भोजनालय में खाना खा सकती हैं जिसमें संस्कृति कक्षा के छात्र खाते हैं। हालांकि शिरीन की अभी भी एक दूसरी शर्त थी। प्रधानाचार्य सूरज सिंह जी, यही कारण है कि आप चाहते हैं कि संस्कृति वर्ग के खिलाफ लड़ें क्योंकि हमारे पास जो गठन है वो सही है। आप जानना चाहते हैं कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है और इसे बढ़ावा देने पर विचार कर रहे हैं ना, संस्कृति कक्षा के छात्रों के बीच। मैं सही हूं ना? शिरीन ने उनके इरादे को बोलने के बाद सूरज सिंह जी को हैरान कर दिया था। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, आप सही कह रही हैं। शिरीन, जिस तरह आपने समूह को बनाया है वो बहुत ही खास और बहुत प्रभावी है।
महर्षि विद्यालय में समग्र युद्ध क्षमता में सुधार के लिए इस प्रकार के गठन को विद्यालय में व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शीरीन ने अपनी पलकों को ऊपर उठाया, लेकिन इस तरह के गठन को विकसित करना हमारे लिए आसान नहीं था। इसमें हमें बहुत समय और प्रयास लगे। मान्य लोगों को इसे इतनी आसानी से सीखने नहीं दे सकती। आइए हम ऐसा करते हैं, समूह की गठन विधि को बढ़ावा देने का अधिकार खरीदने के लिए भुगतान के रूप में मुझे 2000 आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करें। इस लड़की के साथ पैसों के बारे में कुछ भी करवाया जा सकता था और सुरा सिंह जी आखिरकार गुस्सा हो गए। शीरीन, आप पैसा कमाने के लिए इतनी बेताब क्यों हैं? आप अब मुझसे भी ज्यादा अमीर हैं। आप इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर क्यों चाहती हैं? शीरीन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बस उनकी तरफ देखा। सुरा सिंह जी अंत में उसके द्वारा पराजित हो गए। ठीक है, आप बाद में राजकोष से आध्यात्मिक पत्थरों को इकट्ठा कर सकती है। ध्रुव सिंह शीरीन को एक अंगूठा दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। शीरीन, आप धन पैदा करने में बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा ही करती रहेंगी तो आप 1 साल के भीतर महर्षि विद्यालय में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगी। शीरीन मुस्कुराई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। ध्रुव सिंह थोड़ा परेशान था। शीरीन, अगर हम उन्हें अपना तरीका सिखाते हैं तो मुझे डर है कि हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। क्या पहले से ही डर गए हैं? शीरीन ने अपनी पलकें उठाई। ध्रुव सिंह अपना सर खुजलाते हुए कहने लगे, मैं बस थोड़ा सा परेशान हूँ। चिंता मत करो, वो ये सब नहीं सीख सकते हैं, शीरीन ने कहा। ध्रुव सिंह ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। शीरीन ने कहना जारी रखा, हमारी स्थिति थोड़ा खास है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही संस्कृति कक्षा के छात्रों के समान स्तर पर है। आपके पास जो कमी है वो मुकाबले के अनुभव की है, जो मेरे पास काफी ज्यादा मात्रा में है। लेकिन मेरे पास निम्न स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है। हालांकि सोमती देवी को अपने कौशल का अच्छी तरह से उपयोग करने का तरीका नहीं पता है, लेकिन उसने जो तरकीबें इस्तेमाल की हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। इसीलिए वो हमारी टीम के गठन की नकल नहीं कर सकते हैं, भले ही वो हमारी रणनीतियों को जानते हो। अपने मैच के दौरान हालांकि सोमती देवी ने वही 5 चालें चली। शीरीन और ध्रुव सिंह दोनों होनहार थे। वो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते थे और बहुत अच्छी तरह से समन्वित हो सकते थे। तेजी से बदलते युद्ध के मैदान में वो अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने के लिए अपनी रणनीति को जल्दी से जल्दी समायोजित कर सकते थे। ये कंप्यूटर गेम खेलने जैसा था। भले ही रणनीतियों को निर्देश पुस्तिका में स्पष्ट रूप से लिखा गया हो, लेकिन हर कोई इसे अच्छी तरह से नहीं सीख सकता था और ये प्रत्येक स्थिति को समझने और प्रतिक्रिया देने की व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता था। शीरीन की अवधारणा को अच्छी तरह से समझने के बाद ध्रुव सिंह को अंत में समझ आ गया, वो बहुत प्रेरित हो चुका है। ये अच्छा है, फिर हमें अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए और संस्कृति कक्षा के छात्रों को एक अच्छा सबक देना चाहिए। वो संस्कृति वर्ग के छात्रों से बहुत दुखी था। सोमती देवी ने तर्क देने की कोशिश की, मेरे भाई तारादास जी भी संस्कृति वर्ग के एक छात्र हैं। आप उनमें से हर एक को शाप नहीं दे सकते। ध्रुव सिंह ने तारादास जी का सम्मान किया था, इसीलिए उन्होंने बर्दाश्त किया। ठीक है, वो एकमात्र परेशानी है। संस्कृति वर्ग और गुरु वर्ग के बीच संबंध लंबे समय से खराब थे। छात्र हमेशा एक दूसरे से नाखुश रहते थे। संस्कृति वर्ग के छात्र हमेशा गुरु वर्ग के छात्रों को और नीची नजरों से देखते थे। हर बार जब वो उनका सामना करते थे, वो उन्हें चढ़ाते थे या अनदेखा कर देते थे। संस्कृति वर्ग ने जिस अभ्यास क्षेत्र का उपयोग किया वो सबसे अच्छा था। शिकार क्षेत्र, जो संस्कृति वर्ग के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्थल था। सभी जानते थे कि पहाड़ में जितना गहरा जाएंगे उनके लिए उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पशु और जड़ी बूटियों के बेहतर ग्रेड प्राप्त करना उतना ही आसान था। इसीलिए संस्कृति वर्ग के छात्रों ने हमेशा पहाड़ की पीठ पर विजय प्राप्त की और गुरु वर्ग के किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया। भले ही गुरु वर्ग के छात्र अंदर घुसने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन उनसे एक बार मिल जाने के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। महर्षि विद्यालय में आने से पहले गुरु वर्ग के अधिकांश छात्र प्रतिभाशाली और लाड़ प्यार में पड़े हुए थे। वो अभिमानी थे, गर्व से भरपूर थे और कई लोगों का सम्मान नहीं करते थे। महर्षि विद्यालय में आने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वहाँ बहुत से अधिक लोग थे जो उनसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रतिभाशाली थे। इस स्थान पर वो औसत थे, इसीलिए वो आत्महीन हो गए थे। हर छात्र 12 या 13 साल की उम्र में महर्षि विद्यालय में आ गया था। वो इस उम्र में सबसे अधिक विद्रोही होते थे। पहली बार नीचे देखने के कारण उन्हें उदास होना पड़ा। उनमें से कुछ बहुत शांत हो गए और उनमें से कुछ अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत शरारती हो गए। इसलिए महर्षि विद्यालय ने परोक्ष रूप से इतने सारे समस्याग्रस्त बच्चे पैदा किए और उन्होंने गुरु वर्ग का गठन किया। कुछ लोगों के लिए महर्षि विद्यालय को सेना प्रशिक्षण मैदान के रूप में संदर्भित किया गया था। वहाँ के छात्रों ने तीव्रता से और क्रूरता से मुकाबला किया था। कुछ लोग बच निकलने में कामयाब रहे थे और कुछ लोगों को खत्म कर दिया गया था। सबसे अच्छे और सबसे चमकदार का उपयोग सेनापतियों या विशेष बलों के रूप में किया जाता था। जो विफल हो जाते थे उन्हें जानवरों को खाना देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। संस्कृति वर्ग के छात्र खास तौर से बलों की तरह थे। ये हमेशा गुरु वर्ग के छात्रों को देखते थे जिन्हें युद्ध के मैदान में हटा दिया जाता था और जानवरों को खाना देने के लिए रखा जाता था। महर्षि विद्यालय में संस्कृति वर्ग में गुरु वर्ग के अधिक छात्र थे। उन्हें कुल 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। नवागंतुकों के लिए 3 कक्षाएं थी, मध्यवर्ती छात्रों के लिए 3 कक्षाएं और उन्नत छात्रों के लिए 3 कक्षाएं दी गई थी।
आमतौर पर नव्या को इंटरमीडिएट कक्षा में प्रवेश के लिए 3 साल के प्राथमिक कार्यक्रम से गुजरना होता था। फिर उन्हें उन्नत कक्षा में प्रवेश करने के लिए 4 और साल का समय लगता था। बेशक अच्छा प्रदर्शन करने वाले शानदार छात्र सीधे मध्यवर्ती या ऊपरी वाली कक्षा में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले तैयार होते थे। उदाहरण के लिए तारा दास शानदार छात्रों में से एक दुर्लभ प्रतिभा थी। वो सिर्फ 3 साल बाद पुराने छात्र होने के बाद भी उच्च कक्षा में पहले से ही शीर्ष स्थान पर आ गए थे। गुरु वर्ग उन छात्रों के लिए तैयार किया गया था जो महर्षि विद्यालय के प्राथमिक कार्यक्रम में नाकाम रहे थे। ये उन छात्रों के लिए भी था जिन्होंने मुश्किल से आध्यात्मिक शक्ति के छठे स्तर को हासिल किया था। वो प्रतिभाशाली थे, लेकिन वो संस्कृति वर्ग में प्रवेश करने के लिए अभी तक योग्य नहीं हुए थे। हालांकि इस कक्षा में कई छात्र नहीं थे, इसी कारणवश वहां सिर्फ एक गुरु वर्ग था। इन वर्गों के इतिहास को देखते हुए ये बहुत अच्छा माना जा सकता था कि जब शिरीन और उसके दोस्त गुरु कक्षा के शीर्ष पर खड़े हो सकते थे। हालांकि वो सिर्फ सबसे खराब में सबसे अच्छे थे, इसीलिए महर्षि विद्यालय में ये बिल्कुल भी कोई चमत्कार नहीं था। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं था कि संस्कृति वर्ग की सबसे कमजोर टीम को वो हरा सकते थे। इस तरह शिरीन और उसकी टीम के लिए लड़ाई जीतना आसान नहीं था और उन्हें निश्चित रूप से एक साथ और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। हर रात 7 से 9 बजे के बीच उनका अभ्यास सत्र होता था। वो एक साथ अभ्यास करने के लिए पहाड़ी के पीछे मिलते रहते थे और वहीं इकट्ठा होते थे। उस रात शिरीन और ध्रुव सिंह ने अपने निर्धारित समय के दौरान छोटी लड़की को आते हुए नहीं देखा। शिरीन सोच रही थी कि क्या हुआ, क्योंकि छोटी लड़की आमतौर पर आने वाली सबसे पहली जोड़ीदार होती थी। वर्तमान दुनिया में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कोई मोबाइल फोन नहीं होता था। हालांकि शिरीन के पास एक समाधान था और उसने मसल को बुलाया और छोटी लड़की को पता लगाने के लिए उनके सुरक्षा गार्ड के रूप में वो काम करता था। मसल जल्दी से जमीन में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद शिरीन को सूचना थी वो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर किसी से लड़ रही है। क्या? ये अजीब था। शिरीन ने तुरंत वहां टेलीपोर्ट किया। शिरीन, मेरे लिए रुको। ध्रुव सिंह नाराज था और तुरंत उसके पीछे हो लिया। आप अपने घटिया कौशल से हमें कैसे हरा सकते हो? हम संस्कृति वर्ग से हैं। तुम तो सपने देखना बंद ही कर दो। मैं तुम्हें सिर्फ एक उंगली से भी मार सकता हूँ। सोमती देवी जमीन पर गिर गई थी। उसकी सफेद पोशाक गंदगी और धूल से भरी हुई थी। उसके बाल भी बहुत गंदे हो चुके थे। जाहिर था उसकी पिटाई की गई थी और उसने फिर से खड़े होने की हिम्मत नहीं की, भले ही उसने बहुत कोशिश की। संस्कृति कक्षा की एक शिष्या थी जो उसे कोस रही थी। आपके पास क्या जबान नहीं है? अगर वो तारादास ने आपकी मदद नहीं की होती तो आप कब की महर्षि विद्यालय से बाहर हो गई होती। आपको लगता है कि आप अभी भी यहाँ रह सकती हैं? भाई, तारादास जी को फिर से रिपोर्ट करेंगे आप, क्यों? है ना? सिर्फ एक चीज जिसे आप जानती हैं वो है उनके पंखों के नीचे रहना। आप उनके बिना कुछ नहीं है। मैं नहीं। सोमती देवी ने दयनीय रूप से रोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वास्तव में आपके लिए बताना बेकार है, क्योंकि मैंने आपको कुछ नहीं किया है। कम से कम वो मुझे पता चलने पर सिर्फ व्याख्यान करेंगे। हालांकि मैं वास्तव में आपको कुछ सलाह देना चाहती हूँ। एक बेवकूफ व्यक्ति को औकात में रहना चाहिए। आपको गुरु क्लास में ही रहना चाहिए और संस्कृति क्लास में आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत कमजोर हैं। छात्रा सोमती देवी का अपमान करती रही, लेकिन उसने अपने होठों को थोड़ा सा हिलाया और चुप रही। चलो ये मत सोचो कि तुम मेरे सामने शेखी बगाड़ सकती हो, क्योंकि तुम्हें 2 नए दोस्त मिल गए, क्योंकि वो दोनों भी बकवास हैं। एक को संस्कृति वर्ग से बाहर कर दिया गया था और दूसरा प्रवेश करने की योग्य ही नहीं था, गुरु वर्ग में भी नहीं। मैं एक ही बार में आप सभी को हरा सकती हूँ। सोमती देवी गुस्से से बेहद पागल हो गई थी। आप बकवास कर रही हैं? वो शक्तिशाली है। आप मुझे धमकाने का काम कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको उनका अपमान करने की अनुमति नहीं दूंगी। शिरीन हवा के बीच दिखाई दी और उस छात्र के सामने आधी मीटर से भी कम में उतर गई। वो चौंक गया और अवचेतन रूप से पीछे हट गया। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि ये कौन थी। तभी उसने कहा, अच्छा तो ये तुम हो। शिरीन ने उसे खुद को परेशान नहीं होने दिया और सोमती देवी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उठो छोटी लड़की। सोमती देवी की आंखें नम थी, लेकिन वो शर्मिंदा थी। शिरीन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम उसकी मदद करने के लिए यहाँ आई हो? क्या आप मुझे एक समूह में हराने का सोच रही हो? छात्रा शिरीन को उकसा रही थी। शिरीन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सोमती देवी की नब्ज की जांच की। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की अंदरूनी चोट मामूली थी, लेकिन उसकी बाहरी चोटें इतनी गंभीर नहीं थी। शिरीन ने सोमती देवी को एक गोली सौंप दी और उसे इसका सेवन करने को कहा। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? वास्तव में ये हीरे की तरह स्पष्ट था। हर कोई जानता था कि अच्छे वर्ग में भी बुरे छात्र होते हैं। उनके सामने जो खड़ी थी वो संस्कृति कक्षा की सबसे खराब छात्रा थी और उसका एक बहुत अच्छा नाम था, सोमरस देवी। सोमती देवी कभी उसकी सहपाठी हुआ करती थी, क्योंकि वो संस्कृति क्लास की हमेशा अंतिम आने वाली छात्रा रही थी। उसने सोमती देवी को हमेशा उकसाया और हराया था, जो मनोवैज्ञानिक संतुलन हासिल करने के लिए वो काफी कम उम्र से कर रही थी। वो एक शक्तिशाली इंसान नहीं हो सकती थी, लेकिन वो चालाक थी। उसने सोमती देवी के शरीर पर कभी कोई शारीरिक घाव नहीं छोड़ा था, और अगर उन्होंने ऐसा किया
तो भी इसे उजागर नहीं किया जा सकता था। आमतौर पर वो उसके पेट, जांघों या कहीं भी जहां वो पोशाक से ढके हुए रखती थी अपने शरीर को, वहां चोट पहुंचाती थी। क्योंकि ये देखना आसान नहीं था, इसीलिए भी क्योंकि सोमती देवी एक जिद्दी लड़की थी। ज्यादातर समय वो तारादास जी को इसके बारे में नहीं बताती थी, इसीलिए इस कमीनी ने और भी बदतर व्यवहार करना शुरू कर दिया और हर 3 से 5 दिनों के बाद ये सोमती देवी को पीटने आ जाती थी। जब शिरीन महर्षि विद्यालय में आई तो इस लिटिल फॉक्स ने हर जगह उसका पीछा करना पसंद किया था, इसीलिए उसे सोमती देवी को अब धमकाने का मौका नहीं मिल रहा था। दुर्भाग्य से सोमती देवी को इस बार उसने अकेले घूमते हुए पा लिया था। उसने शायद ये खबर भी सुनी थी कि सोमती देवी ने गुरुवर्ग के छात्रों को हराया और खुद को अपनी कमजोरी से बाहर निकाल दिया था। वो विश्वास नहीं कर सकती थी कि इतना कमजोर व्यक्ति कैसे जीत सकता है, इसीलिए उसने सोमती देवी को उसके साथ लड़ने को मजबूर किया। सोमती देवी उससे डरती थी और उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। वो उसे लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। अंत में उसने सोमती देवी को लड़ने को मजबूर कर दिया और सोमती देवी को हरा दिया और बुरी तरह से पीट दिया। सौभाग्य से वहां शिरीन दिखाई दी। ध्रुव सिंह भी वहां पहुंच गया था, जबकि सोमती देवी उसे घटनाओं की श्रृंखला बता रही थी। वो गुस्से में इतना पागल हो गया और उस छात्रा को घूंसा मारना चाहता था जब उसने देखा कि छोटी लड़की इतनी बुरी तरह से पिट गई थी। सोमरस देवी निश्चित रूप से डर गई थी, क्योंकि यहाँ तक कि एक महान बाघ भी भेड़ियों के एक झुंड से डर जाता था। दुर्भाग्य से वो एक घटिया बाघ था। वो डर गया था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। तो मुझे एक समूह में लड़ने के लिए उकसा रहे हो? हम सही तरीके से लड़ रहे थे। इसे अपनी हार सहन करनी चाहिए। ध्रुव सिंह अब गुस्से से पागल हो गया था। क्या आपको लगता है कि आप हमारे प्रयासों के लायक भी हैं? मैं आपको अकेले हरा सकता हूँ। सोमरस देवी ने कहा, मैंने अभी एक लड़ाई खत्म की है और अगर आप मुझे हरा भी देते हैं तो आप एक महान व्यक्ति नहीं कहलाने वाले। शिरीन ने सोमती देवी के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? सोमती देवी एक पल के लिए दंग रह गई और सर हिलाया। बेशक, ठीक है, फिर लड़ो, चिंता मत करो। तुम अपनी क्षमताओं से जीत सकती हो। तुम्हें कुछ भी सीमित नहीं करना चाहिए। शिरीन ने सोमरस देवी को देखकर गुस्सा करते हुए पूछा, क्या तुम्हें उससे फिर से लड़ने की हिम्मत है? सोमरस देवी ने ऊपर देखकर जवाब दिया, क्यों नहीं, जब तक तुम उसे फिर से पिटवाने से नहीं डरती हो। शिरीन ने सर हिलाया और एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखने लगी। उसने फिर से उन्हें आने को कहा। ये एक सहमति समझौता है। आप किसी भी तरह से लड़ सकते हैं, बस आप एक बार इस पर हस्ताक्षर कर दें। सोमरस देवी दंग रह गई और शिरीन को घूर रही थी। क्या आप सच में ये चाहती हैं? आप मेरे उसे मार देने पर भी बदला नहीं लेंगी? ऐसा कोई तरीका नहीं है जो तारादास जी मुझे जाने देंगे। आपके सहमति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भगवान के लिए सब कर रहे हैं, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तारादास जी को समझा दिया गया है और वो आपके पीछे नहीं आएंगे। हस्ताक्षर करना या न करना ये आपकी मर्जी है, शिरीन ने लापरवाही से कहा। सोमरस देवी ने फैसला किया, ठीक है, आप दोनों गवाह हैं, अपने नामों के भी हस्ताक्षर करें। जरूर। शिरीन ने समझौते पर उसके नाम के हस्ताक्षर किए। ध्रुव सिंह को शिरीन पर भरोसा था, इसीलिए उन्होंने भी अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। सोमती देवी पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसने अपने नाम के आगे हस्ताक्षर कर दिए। सोमरस देवी का हाथ अब मजबूर हो गया था। हस्ताक्षर नहीं करने पर वो बेहद शर्मिंदा होती, इसी वजह से उसने अपने नाम के भी हस्ताक्षर किए। शिरीन ने सहमति समझौते को लहराया और स्याही सुखाने के लिए फूंक मारी। उसने एक ठंडी सी मुस्कान दी और इस मुस्कान ने सोमरस देवी को कांपने पर मजबूर कर दिया। शिरीन ने सोमती देवी को देखा और कहा, आपकी युद्धकला तकनीक निश्चित रूप से इसकी तुलना में काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन आप नरम दिल हैं और बाकी लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अगर आप दृढ़ और स्थिर हो सकती हैं तो ये आपके सामने बकवास साबित होगी। अब आपके पास अपने आप को साबित करने का मौका आ गया। इसे याद रखें, बहादुर लोग हमेशा जीतते हैं। आपको अब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। कोई भी किसी और के पंखों के नीचे हमेशा के लिए नहीं रह सकता। सोमती देवी को लड़ने की हिम्मत खोजने की जरूरत थी। वो हमेशा किसी और को चोट पहुंचाने से डरती थी, क्योंकि वो अपने कौशल को नियंत्रित करने में अच्छी नहीं थी। अगर वो एक अमीर परिवार में पाली गई होती तो ये बहुत आम बात होती। हालांकि अब वो महर्षि विद्यालय में थी, जहाँ सिर्फ कुलीनों का सम्मान किया जाता था। अगर वो अपने लिए आवाज नहीं उठाती तो हर समय उसे तंग किया जाता। इसीलिए शिरीन ने उसके डर पर काबू करने के लिए उसे मजबूर कर दिया। सोमती देवी ने उसकी तरफ एकटक देखा। जाहिर है शिरीन उसे प्रेरित कर रही थी और सोमती देवी उसकी बातों से विश्वास से भर गई थी। शिरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हो जाऊंगी, और फिर पीछे हट गई। ठीक है, चलो शुरू करें। ध्रुव सिंह अभी भी परेशान था और धीरे से उसने शिरीन से पूछा, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर सकती है? अगर वो इस बेवकूफ द्वारा मार दी जाती है तो तारादास जी सोमरस देवी के बजाय हमारे पीछे पड़ जाएंगे। शिरीन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, जब कहीं जाने को जगह नहीं होती तो चूहा भी शेर हो जाता है, और मैं यहाँ भी हूँ ना। सोमती देवी और सोमरस देवी ने आखिरकार अपनी लड़ाई शुरू कर दी और हवा उनके चारों ओर धूल के साथ मिलकर घूमने लगी। शुरुआत में सोमती देवी को सोमरस देवी के मजबूत इतिहास की वजह से नुकसान हुआ था। उसे अतीत ने अभी भी झगड़ा हुआ था। ध्रुव सिंह परेशान हो रहा था और चिल्ला रहा था, तुम लड़की, उसे मारो, उसे लात मारो, वापस कदम मत रखो। शिरीन ने युद्ध मैदान को देखा और गिनना शुरू किया, 1 2 3 4। कोई नहीं जानता था कि वो गिनती क्यों कर रही थी, लेकिन सोमती देवी को ही पता था।
शिरीन ने पहले ही उसके कौशल सेट को गिना दिया था ताकि वो इसका इस्तेमाल सोमती देवी को याद दिलाने के लिए कर सके। शुरू में इसका उपयोग सिर्फ उनके अभ्यास के दौरान किया गया था, लेकिन हैरानी भरी बात थी कि वो अब उसका उपयोग यहाँ भी कर सकती थी। सोमती देवी अपनी युद्ध कला तकनीक में काफी निपुण थी। वो सिर्फ ये नहीं जानती थी कि जब वो लड़े तो कैसे उसे आवेदन करना चाहिए। जब शिरीन ने जोर से पढ़ना शुरू किया तो सोमती देवी ने तुरंत उसके कहे अनुसार हमला करना शुरू कर दिया और एक क्षण बाद सोमरस देवी के हालात बिगड़ने लगे और कुछ समय बाद वो जमीन पर गिर गई। ये पहली बार था जब सोमती देवी अकेले लड़ाई लड़ रही थी और उसने जीत की तरफ अपना पहला कदम रखा। उसे अब अपना आत्मविश्वास वापस मिल गया था। वो बहुत उत्साहित थी क्योंकि वो जमीन पर सोमरस देवी को गुलाटी खाते हुए देख सकती थी और उसके बार बार उठने की कोशिश को भी देख सकती थी। जल्द ही लड़ाई धीरे धीरे एक तरफा हो गई। 1 घंटे बाद सोमरस देवी हार गई और अवकाश मांगने लगी। हालांकि शिरीन ने उन्हें सहमति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई भी मर जाए। उसने सोमती देवी को उचित समय पर रुकने को कहा। जब उन्होंने सोमरस देवी को देखा तो वो जमीन पर रेंग रही थी। लड़ाई के दौरान वो बार बार पीटी जा चुकी थी और 14 बार चट्टान के ढेर में दुर्घटनाग्रस्त की गई थी। वो भी 8 बार मैली नाली में दुर्घटनाग्रस्त की गई थी। उनका चेहरा सूज गया था और उनकी कुछ पसलियां भी टूट गई थी। सोमती देवी को रोकना इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि सोमरस देवी मूल रूप से जमीन पर लकवा खाकर गिर चुकी थी। पराजित होने के परिणामों को सहन करना चाहिए। वो भाग्यशाली मानी जा सकती थी क्योंकि वो अभी भी जिंदा थी, इसीलिए उसे सोमती देवी के सामने 8 बार उठक बैठक करने की आवश्यकता थी। इसके बाद वो कुछ नहीं बोली और तेजी से अपने वाहन में बैठकर भाग गई। वो शायद अपने जीवन में इस सबक को याद रखेगी और सोमती देवी को अब चुनौती नहीं देगी। शायद अब वो उससे टकराएगी भी नहीं और उसे सोमती देवी से बचने की आवश्यकता होगी। जिस क्षण वो चली गई, सोमती देवी की जयकार की आवाज ने घाटी को लगभग हिला दिया था। उसने आखिरकार उसे हरा दिया था। उसने उस घटिया लड़की को हरा दिया था जिसने उसे हमेशा तंग किया था। सोमती देवी बेहद खुश थी और शिरीन को गले लगाती हुई बोली, शिरीन तुम अद्भुत हो। तारादास एक वक्त पर उसके लिए एक मजबूत खंबे की तरह थे। वो उसके लिए माता पिता की तरह थे। वो उन छात्रों की व्याख्यान के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे जिन्होंने उनकी पहचान के कारण उसे तंग किया था। सबसे अधिक वो उसकी चोट को कम कर सकते थे, लेकिन इससे समस्याओं को हल करने में मदद नहीं मिलती थी। हालांकि शिरीन ने उसके डर को दूर करने में उसकी मदद की और उसे उन लोगों को सबक सिखाने का मौका भी दिया जिन्होंने उसे तंग किया था। उन्होंने उसे खुद पा लिया था। उसे अपना आत्मविश्वास वापस मिल गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने इसका आनंद लिया था। हालांकि वो थकी हुई थी और घायल थी, लेकिन वो बहुत खुश थी। क्या आप थकी हुई हैं? क्या हम आज भी अभ्यास करने वाले हैं? शिरीन ने उससे पूछा। बेशक, सोमती देवी ने जोर से उत्तर दिया। शिरीन मुस्कुराई और उसे अपने साथ खींच लिया। ठीक है, चलो चलें। उन तीनों ने एक साथ उस जगह को छोड़ा था, लेकिन उनके जाने से पहले शिरीन ने पास के बड़े पेड़ों में से किसी को देखा और वो मुस्कुराई। तारादास बड़े पेड़ की डाली के ऊपर खड़े थे। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को आराम दिया जो थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी। एक पत्थर धूल में बिखर गया और हवा में गायब हो गया। वो ठीक उसी समय पर आया जब शिरीन और ध्रुव सिंह घटना स्थल पर पहुंचे थे। इस प्रकार वो पूरी दुर्घटना को देखने में सफल रहे थे। उन्होंने देखा कि वो कैसे प्रेरित और प्रोत्साहित हुई। उन्होंने उसके हमले को देखा और उसने देखा कि कैसे उसने सोमरस देवी को हराया। उसे लगा कि वो गुस्से से फट जाएगी, लेकिन वो लड़की बड़ी हो गई थी और ये सब शिरीन की वजह से था। वो सच में कमाल की थी। उन्होंने महसूस किया कि अब वो उससे नाराज नहीं थे, बल्कि उसकी तारीफ करते थे। वो एक बहुरूप दर्शक की तरह थी और हर मोड़ में एक नई छवि बना लेती थी। शायद यही वजह थी कि प्रभु ने उसे भर्ती किया था। ये खबर फैल गई थी कि शिरीन और उसके समूह संस्कृति वर्ग के छात्रों के साथ लड़ने वाले हैं। महर्षि विद्यालय के चारों ओर जंगल की आग की तरह खबर फैल गई थी और इसने गुरु वर्ग के सभी लोगों को बहुत उत्साह से भर दिया था। अंत में गुरु कक्षा के छात्र आधिकारिक तौर पर संस्कृति कक्षा के छात्रों को चुनौती दे सकते थे। भले ही उन्होंने शिरीन और उनकी टीम पर उच्च उम्मीदें नहीं लगाई थी, वो इस तथ्य से उत्साहित थे कि वो एक उचित लड़ाई देख सकते थे। शुरू में संस्कृति कक्षा के छात्रों ने उनसे लड़ने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उन्हें अपमानजनक लग रहा था। प्राथमिक कक्षा से कोई भी नया बच्चा चुनौती को स्वीकार करने को तैयार नहीं था क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि ये काफी चुनौतीपूर्ण था, भले ही वो शिरीन और उनकी टीम को हरा भी दें। हालांकि जब से सुरा सिंह जी ने आदेश दिया था, तीनों कक्षा के शिक्षक इसे अस्वीकार नहीं कर सके। उनमें से कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं था और सभी के नाम खींचने का फैसला किया। संस्कृति वर्ग के 3 वर्ग शिक्षक अपने भाग्य से नाराज थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो अपनी कक्षाओं में लौट आए और आखिरकार उन्होंने पाया कि चुनौती लेने के लिए उन्होंने सबसे खराब टीम का चयन किया था। 1 महीने और 1.5 महीने पहले महर्षि विद्यालय में शामिल होने के बाद संस्कृति क्लास के बीच शिरीन और उन छात्रों के बीच ये पहली लड़ाई थी। शुरू में संस्कृति कक्षा के शिक्षकों ने वास्तव में चुनौती की परवाह नहीं की थी और उन्होंने सोचा था कि सुरा सिंह जी के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस लड़ाई की व्यवस्था की।
उन्होंने चुनौती लेने के लिए कुछ घटिया छात्रों का चयन करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने कल्पना की थी कि ये खेल के मैदान में बच्चों को देखने जैसा होगा। पहले स्थान पर जिसे चुना गया था वो तीनों वर्गों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक छोटा वर्ग था, लेकिन सुरा सिंह जी सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें इस लड़ाई को गंभीरता से लेना चाहिए। आखिरकार गुरु कक्षा के छात्र संस्कृति वर्ग के छात्रों को चुनौती देने जा रहे थे। ये एक बड़ी घटना थी और इसे महर्षि विद्यालय के युद्ध मंच पर आयोजित किया जाना था। महर्षि विद्यालय का युद्ध मंच दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के बराबर था और इसका उपयोग सिर्फ भव्य प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए किया जाता था। सभी शिक्षकों ने महसूस किया कि सुरा सिंह जी पागल हो गए थे और उनकी सारी सजा के बाद उनका दिमाग खराब हो चुका था। सुरा सिंह जी अभी भी महर्षि विद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी थे, इसीलिए शिक्षक उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते थे। हालांकि वो उनके फैसले से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अनिच्छा से सब कुछ स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने लड़ाई के दिन कुछ महत्वपूर्ण सबक की व्यवस्था करके विरोध करने की कोशिश की, ताकि छात्र इस खेल को ना देख सके। गुरु कक्षा के छात्रों ने इस खेल को ना देखने का फैसला किया, क्योंकि वो शिरीन के लिए चिंतित थे और उनका समूह बुरी तरह से हार सकता था। वो शिरीन को बुरा महसूस नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग खेल को देखने के लिए वहां पहुंचे थे। दर्शक इस हद तक अपेक्षाकृत रूप से शांत थे कि हवा एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से गुजर सकती थी। तीनों वर्गों के शिक्षक और स्वामी दास जी सुरा सिंह जी के साथ निर्णायकों की कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने सुरा सिंह जी से धीरे से पूछा, क्योंकि उन्होंने शांत दृष्टि देखा, सर, क्या आप ये व्यवस्था करके प्रभु के सामने अपनी छवि को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सुरा सिंह जी अभी भी अपने शब्दों के साथ मितव्ययी थे और जवाब दिया, बकवास मत करो। फिर ये क्या है? मुझे पता है कि मोहतरमा शिरीन की कीमिया में प्रतिभा है और हर कोई सहमत था कि वो एक महान बीज है। मुझे ये भी पता है कि उसने कुछ चमत्कार किए, वो मंत्रों में चतुर और जानकार है और उसने महर्षि विद्यालय में बहुत योगदान दिया है। हर कोई उसे जानता है और हम सहमत हैं कि वो एक प्रतिभाशाली लड़की है। हालांकि उसके पास सिर्फ स्तर 5 की आध्यात्मिक शक्ति है। मैं वास्तव में चिंतित हूँ कि बाद में वो लड़ाई को संभालने में सक्षम नहीं होगी। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो बुरी तरह से घायल हो जाए तो क्या होगा? हम प्रभु को ये कैसे समझाने वाले हैं? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ ना। बस अपने छात्रों को अपनी पूरी कोशिश करने को कहो। स्वामी दास जी की आंखें छलक गई। जब आप युद्ध के मैदान में हो तो जीवित रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। उन्होंने हमेशा अपने छात्रों को हर एक लड़ाई को गंभीरता से लेने और जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना सिखाया था। जब सुरा सिंह जी ने हरी झंडी दी तो डरने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने तीनों छात्रों से बात की, और वो भी डायरेक्ट ऑडियो का उपयोग करते हुए, क्योंकि वो युद्ध के मंच पर थे। अपनी पूरी कोशिश करें, उन सभी को एक बार में हराने का अवसर खोजें और जितनी जल्दी हो सके इस खेल को समाप्त करें। इस बात ने उन तीनों को जोश से भर दिया और वो तुरंत पावती के साथ अपनी हथेलियों को रगड़ रहे थे। उनके लिए दया से लड़ना मुश्किल था। अगर वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते थे तो वो किस बात का इंतजार कर रहे थे? चलो लड़ते हैं। उनकी आंखों में लड़ाई की भावना जल रही थी। हो जाए युद्ध शुरू। लड़ाई बहुत जल्दी समाप्त हो गई और ये 1 घंटा भी नहीं चली थी। संस्कृति वर्ग के 2 छात्र अपनी छाती के बल पर जमीन पर गिरे हुए थे और उनमें से एक अभी भी वहां खड़ा था। हालांकि उसके कपड़े लगभग फट चुके थे और उनके बालों का एक बड़ा हिस्सा चला गया था। शिरीन और उसके 2 दोस्त अभी भी एकता में खड़े थे। सोमती देवी ने हंसते हुए अपनी कमर के दोनों तरफ अपनी हथेलियां टिका दी। लगता है संस्कृति वर्ग के शिष्य उतने भी अच्छे नहीं है जितना हमने सोचा था। सुरा सिंह जी ने घूमकर शिक्षक स्वामी दास जी की ओर देखा, जो शब्दों से परे दंग हो चुके थे। क्या आपके छात्रों ने अपनी पूरी कोशिश की है? ये गुरु वर्ग के छात्रों द्वारा हराया जाना वास्तव में शर्मनाक है। अध्यापक स्वामी दास जी गुस्से से पागल हो चुके थे। उन्होंने गहरी सांस ली और सुरा सिंह जी से पूछा, क्या मुझे छात्रों का एक और समूह मिल सकता है? अगर वो पहले से जानते होते उन्होंने अपने घटिया छात्रों का चयन नहीं किया होता। सुरा सिंह जी परेशान थे। आप उन्हें फिर से लड़वाना चाहते हैं? शिक्षक स्वामी दास जी चुप रहे। सुरा सिंह जी उनके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, भाई, क्योंकि आप इतने दयनीय हैं, मैं आपके छात्रों को एक और मौका दूंगा। हालांकि ये 3 दिन बाद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने छात्रों का चयन बुद्धिमानी से करेंगे और अगर आपका समूह फिर से हार जाता है तो मैं सच में अब और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। शिक्षक स्वामी दास जी हैरान थे। हालांकि दर्शकों में कई लोग नहीं थे, लेकिन प्रभाव अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा हो चुका था। यह खबर स्कूल के आसपास फैल गई थी और यहाँ तक कि स्कूल की सफाई के लिए जिम्मेदार नौकर भी परिणाम जानते थे। गुरु कक्षा के छात्रों ने आखिरकार संस्कृति वर्ग की छाया से बाहर की तरफ अपना रास्ता बना लिया था। इसके विपरीत प्राथमिक कक्षा के छात्र महर्षि विद्यालय के विदूषक बन गए थे। वो तीनों छात्र अगले 3 दिनों तक अपना सर भी नहीं उठा सके और यथासंभव लोगों से बचते रहे। बेशक वो सभी नाराज थे और 3 दिन बाद लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बीत चुके थे और वो अब युद्ध के मंच पर थे। दर्शकों की सीटों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। सभी छात्र वहां थे और इसीलिए शिक्षक और भोजनालय के रसोइये भी वहां थे, क्योंकि वो खेल को छोड़ना नहीं चाहते थे।
जीत के लिए शिक्षक स्वामी दास जी ने कक्षा के सबसे मजबूत छात्रों को चुना था। जब वो तीनों मंच पर आए तो अनगिनत तालियां उनके चारों ओर घूम रही थी। ये पहली बार था जब सोमती देवी ने इतनी भव्य प्रतियोगिता में भाग लिया था। भीड़ पर नजर पड़ते ही उसे थोड़े से चक्कर आने लगे। जब वो तीनों विरोधियों को स्पष्ट रूप से देखने में कामयाब हो गई तो उसके हथेलियों में पसीना आने लगा था। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने शिरीन के साथ चर्चा करने का फैसला किया। शिरीन, वो तीनों वर्गों के सबसे सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं। क्या होगा अगर हम हार गए तो? शिरीन की आंखों में बस मुस्कान का एकमात्र निशान था। उसने उसे जवाब दिया, मैंने उन्हें आते हुए देख लिया था। क्या आपको वो रणनीति अच्छे से याद है जो मैंने आपको कुछ दिन पहले सिखाई थी? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। फिर तो सब अच्छा है, चिंता मत करो। जो हमने पहले अभ्यास किया है उसके अनुसार ही सब करना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। मैं बाकी चीजों का ध्यान रखूंगी। अच्छा, जैसा तुम कहो। ध्रुव सिंह को कोई चिंता नहीं थी। वो रोमांचित हो रखा था। विरोधियों ने अपना सबसे मजबूत लाइनअप भेजा था। परिणाम की परवाह किए बिना ये लड़ाई कर पाना भी उनके लिए पहले से ही गौरव की बात थी। इसके अलावा शिरीन ने पहले ही उन्हें लाइनअप के बारे में बताया था कि वो आज किसका सामना करेंगे, इसीलिए उन्होंने पहले से ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। उनके पास अभी भी जीतने का एक और अच्छा और बड़ा मौका था। उनके पिछले प्रदर्शन के बाद से सुरा सिंह जी वास्तव में उनसे काफी खुश हुए थे। उन्होंने खास तौर से उन तीनों को एक प्रशिक्षण कक्ष भेंट किया था। प्रशिक्षण कक्ष का स्थान रहस्यमय था, इसीलिए ये सिर्फ उन्हीं तीनों को इस जगह में प्रवेश का रास्ता पता था। रही बात बाकी छात्रों की, तो वो दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते थे। पिछले 3 दिनों से महर्षि विद्यालय के लोग उन तीनों की रणनीति के बारे में जानने को जिज्ञासु थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके अभ्यास को कैसे देखकर समझा जाए। उनके पास ये अनुमान लगाने के अलावा कोई और तरीका नहीं था कि वो सिर्फ आगे क्या और उसका अनुमान लगा सकते थे। पिछली लड़ाई के दौरान बहुत कम दर्शक वहां आए थे। उनमें से कोई भी वास्तव में उनकी चाल की ताकत को समझ नहीं सका था। एक वास्तविक गुरु के रूप में सुरा सिंह जी ने ध्यान से किसी को भी उनकी रणनीति का उल्लेख करने से परहेज किया। शिक्षक स्वामी दास जी जो निर्णायक के रूप में वहां मौजूद थे, वो उनकी रणनीति को अच्छे से समझने में कामयाब हो गए थे, लेकिन सुरा सिंह जी ने उन्हें याद दिलाने के लिए उनके कंधे पर थपथपाया। आप अगली लड़ाई के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए एक युद्ध से जुड़ी योजना नहीं बनाएंगे, क्यों, है ना? मुझे बताइए कि आप ऐसा अनुचित काम नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आपको उन्हें लड़ाई के लिए खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने देना चाहिए। इसीलिए वो सिर्फ चुस्त दुरुस्त हो सकते थे और छात्रों को शिरीन की रणनीति के बारे में एक भी शब्द नहीं बता सकते थे। उन्होंने सिर्फ उन्हें अच्छी तैयारी करने के लिए कहा ताकि वो खुद को मूर्ख ना बना सकें। छात्रों को भयानक लगा कि वो पहले की लड़ाई का गवाह बनने का मौका चूक गए थे, इसीलिए उन सभी ने इस बार करवट ली और धैर्यपूर्वक लड़ाई शुरू होने का इंतजार किया। शुरुआत में सोमती देवी ने अपनी तलवार का उपयोग किया। शिरीन ने उसके वार का पालन किया और अपने विरोधियों के खिलाफ एक फेसिंग रणनीति अपनाई। प्रतिद्वंदी को हिट करना होता था और खुद को हिट होने से बचाना होता था। विरोधी भी बुरे नहीं थे। उन्होंने हमले में बाधा डालने के लिए ढाल का इस्तेमाल किया। अन्य दो एपे और सेबर तकनीक का प्रयोग शिरीन के खिलाफ हमला करने के लिए किया। ध्रुव सिंह ने प्रतिद्वंदी की तलवार के वार को बाधित करने के लिए एपे तकनीक का प्रयोग, लेकिन वो तलवार के रूप में आने वाले फ्लाईवल हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि ये सोमती देवी को पीछे करने वाली थी जो बढ़त ले रही थी। तभी शिरीन चिल्लाई, दो। उसने अपना दाहिना हाथ नहीं हिलाया था, लेकिन सिर्फ अपने बाएं हाथ का उपयोग करके उसने तलवार के हमले का मुकाबला करने के लिए ढाल को आगे कर दिया। तलवार पूरी तरह से अपनी शक्ति खो बैठी थी। इन सभी 6 लोगों ने अखाड़े में पूरी गति से अपने हमले शुरू कर दिए। उनकी चाल बेहद तेज थी। शिरीन उनके बीच में सबसे तेज थी और वो सबसे तेज आंखों वाली थी। वो हमेशा देख सकती थी कि प्रतिद्वंदी क्या करने वाला था और फिर सोमती देवी को उसके अनुसार हमलों का मुकाबला करने को वो याद दिलाती थी। इसके अलावा उसने ध्रुव सिंह के साथ पूरी तरह से सहयोग किया और समय समय पर अपनी फॉर्म बदलती रही। दर्शक हैरान थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सोमती देवी पूरी तरह से एक नए इंसान में बदल गई थी। उसने कभी भी एक के बाद एक हमला नहीं किया था। वो ये भी जानती थी कि दोनों हाथों से कैसे लड़ना है और एक साथ 2 अलग अलग हमले करने थे। वो आमतौर पर ऐसा नहीं कर पाती थी। ध्रुव सिंह आध्यात्मिक शक्ति 8 स्तर के करीब रखते थे। उनके हमले सरल लेकिन शक्तिशाली थे। उनका प्रतिद्वंदी के आक्रमण को रोकना सक्षम था। सोमती देवी की आध्यात्मिक शक्ति भी अच्छी थी। अब तक उन्होंने सही क्रम में अपने हमले जारी किए, तब तक उनके लिए निपटना बहुत मुश्किल था। शिरीन की आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन वो जानती थी कि अपनी शायद ही पहले कभी देखी गई विंड पावर में हेरफेर कैसे किए जाते हैं। वो आग की लपटों के समुद्र को और ज्यादा मजबूत करके या पानी को विशाल तरंगों की एक श्रृंखला में बदलकर हर लड़ाई के लिए सही समय पर हवा का उपयोग करने में सक्षम थी। उसका हर कदम उसके साथियों के हमले की ताकत को दोगुना करने में सक्षम था। हर लड़ाई में जीतने के लिए प्रतिद्वंदी के अगले कदम की भविष्यवाणी करना आवश्यक होता है और शिरीन पूर्णता से ऐसा करने में सक्षम थी। वो हमेशा ये देख सकती थी कि विरोधी वास्तव में ऐसा करने से पहले क्या करने वाला है और सही रणनीति के साथ हमले का मुकाबला करने के लिए अपने साथियों के साथ समन्वय करती थी। उनकी रणनीति उसकी ताकत का हिस्सा थी।
उन तीनों ने एक दूसरे की ताकत और क्षमताओं का पूरक बनाया था एक दूसरे को। उनका गठन किसी भी औसत टीम की तुलना में बहुत बेहतर था और ये वास्तव में अखाड़े के सभी दर्शकों के लिए एक आंख खोलने वाली लड़ाई थी। भले ही वो तीनों एक साथ महान थे, उनके प्रतिद्वंदी भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। इस चीज ने पूरी लड़ाई को और भी रोमांचक बना दिया। उनके कई कदमों से दर्शक दंग रह गए। आगे और पीछे के हमलों के बाद बहुत अंत में तीनों ने एक संकीर्ण अंतर से लड़ाई जीत ली थी। जयकारों के साथ अखाड़ा गूंज उठा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस वर्ग के थे, चाहे वो संस्कृति वर्ग के हों या गुरु वर्ग के। वहां के लोगों ने निश्चित रूप से खुद में पूरा आनंद लिया था। गुरु कक्षा के छात्र अपने प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट थे। जब परिणाम अंत में जारी किया गया तो सभी छात्र मंच पर आ गए थे और उन तीनों ने विजेताओं को आसमान में उठा लिया था। सूरज सिंह जी बहुत प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने पलटकर शिक्षकों से पूछा, पूरी लड़ाई देखने के बाद आपको क्या लगता है? शिरीन असाधारण है, पहले टीचर ने तुरंत कह दिया। वो दूरदर्शी आंखों की धनी है। इसके अलावा वो स्पष्ट रूप से कई आध्यात्मिक शक्तियों की सभी सामान्य रणनीतियों से परिचित है और समय में उसकी रणनीति और अच्छी हो जाती है, दूसरे टीचर ने टिप्पणी की। तीसरे टीचर ने कहा, वो सड़ी हुई चीजों को सोने में बदल देने में सक्षम है। वो सोमती देवी को एक हत्यारी मशीन में बदलने में कामयाब रही। वो वारों को आसान बनाने में भी सक्षम है। उन तीनों में से किसी की भी रणनीति बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, लेकिन साथ में उन्होंने सही समन्वय में काम किया था। चौथे शिक्षक ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़ाई के दौरान गिनती क्यों कर रही थी? क्या ये किसी तरह का अजीब अभिशाप था? पांचवें शिक्षक ने पूछा। मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते। क्या आपने सोमती देवी को संख्या के अनुसार हमला करते हुए नहीं देखा? जैसे जैसे उसने वहां बोला था, उसने सोमती देवी को उसकी हर रणनीति के लिए नंबर दिया हुआ था, जो उसे बदलने के लिए एक दोबारा याद दिलाने के रूप में कार्य करता था। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि सोमती देवी ठीक और अच्छे से लड़ सकती है, पहले शिक्षक ने समझाया। तीसरे टीचर ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। दुर्भाग्य से उसने बहुत तेजी से किया, वरना मैं संख्याओं को संक्षेप में बता सकता था कि कौन सी संख्या किस रणनीति के लिए बनी थी। पांचवें शिक्षक चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने उन सभी को याद कर लिया था, क्योंकि उसके पास वास्तव में एक बहुत अच्छी स्मृति थी। उन्होंने उसे अपने छात्रों के पास भिजवा दिया, क्योंकि अगली लड़ाई लड़ने की बारी उनकी थी। उन्होंने अपने छात्रों को सोमती देवी की रणनीति के लिए संख्याओं का मिलान करने दिया और आखिरकार उनके गठन को तोड़ने के समाधान के साथ आए। वो पूरे विश्वास में थे कि वो लड़ाई जीतेंगे। हालांकि उनको हैरान कर देने के लिए इस बार शिरीन ने सभी संख्याओं को वर्णमाला में बदल दिया था। कई मुकाबलों के माध्यम से तिकड़ी पूरी तरह से महर्षि विद्यालय में जानी जाने लगी थी। सूरज सिंह जी ने तुरंत फैसला किया कि तीनों को हर 10 दिन में एक बार संस्कृति वर्ग की एक टीम से लड़ना होगा। पूरा महर्षि विद्यालय लड़ाई करने वाली आत्माओं से भरा हुआ था और संस्कृति कक्षा के छात्र हारने से डरते थे, इसीलिए उन्होंने खुद को तैयार करने के लिए बहुत कठिन प्रशिक्षण किया था। गुरु कक्षा के छात्रों को बहुत गर्व और आत्मविश्वास महसूस हो रहा था, क्योंकि वो ये साबित करने में सक्षम थे कि वो पूरी तरह से बेकार नहीं थे। उनके पास अब अपना पहला काला घोड़ा था। वो समय के साथ दूसरा और तीसरा काला घोड़ा भी ढूंढ लेंगे। उनमें से कोई भी अगले काले घोड़े के रूप में उभर सकता था। उन्होंने तिकड़ी की रणनीति का अध्ययन करना शुरू कर दिया और अपने स्वयं के भागीदारों के साथ अभ्यास करने के लिए मिले। वो कभी कभी खुद को सुधारने के लिए एक दूसरे के खिलाफ कर देते थे। समय बहुत तेजी से उड़ान भर रहा था। पहले ही 3 महीने हो चुके थे। अब शुरुआती शरद ऋतु आई थी। आधे चांद के बगल में आसमान में बादल मंडरा रहे थे, जिससे वो एक दूसरे को ढक रहे थे। शिरीन उस तरह की इंसान नहीं थी जो हवाओं में और चांदनी के नीचे उदास हो जाया करती। उदासी उन कवियों के लिए थी जो प्यार भरे विषयों को पसंद करते थे। वो सिर्फ खुद को प्रतिबिंबित करने के लिए वहां आई थी। उसने महसूस किया कि किसी चीज के प्रति उसका ध्यान हमेशा एक जगह ही रहा था। मिसाल के तौर पर उसने 12 साल की उम्र में एक सेलिब्रिटी को पसंद कर लिया था और तब से अब तक वो उसके लिए वैसा ही महसूस करती थी। उसके एहसासों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा दिख रहा है। अपने वसंत के दिनों में एक सुंदर युवा या अपने अधेड़ उम्र में एक चाचा, वो अभी भी उसे बहुत पसंद करती थी। भले ही वह हथियारों के लिए प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश ही क्यों न कर गई हो। वो 18 साल की उम्र से नमित गुप्ता को पसंद करती थी। उसे लगता था कि वो उस तरह के शख्स थे जिन्हें वो पसंद कर सकती थी और वो वही थे जिनके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। इसीलिए उसने धीरे धीरे उसका ध्यान पाने की कोशिशें शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसकी हर एक बात के अनुसार ही काम करने के लिए उसके पास एक ठोस योजना थी। 5 साल उसने लगभग ऐसा ही किया। सिर्फ जब वो मरने वाली थी तब उसे आखिरकार पता चला कि नमित गुप्ता के पास भी उसके लिए एक अलग ही योजना थी। अंतर ये था कि उसने उसे अपना पति बनाने की योजना बनाई थी और नमित ने शिरीन का दिल लेने की योजना बनाई थी। जब वो इस दुनिया में आई तो उसने अपने अतीत के साथ एक दूरी बनाने की ठानी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बड़े मौर्य संत जी के नाम से एक अन्य व्यक्ति को ढूंढने वाली थी, जिसका एक अलग व्यक्तित्व था, लेकिन उनकी यादें नमित गुप्ता के समान थी। यहाँ तक कि वो उससे उलझ भी गई थी। वो आखिरकार वही था
जिसे वो इतने लंबे समय से पसंद करती थी और उसके लिए अपने स्नेह में इतना खोई हुई थी। उसने नहीं सोचा था कि वो उसे भूल नहीं पाएगी। शिरीन नहीं जानती थी कि उसकी भावना कब दूर होने लगी, लेकिन उसने किसी तरह इसे जान ही दिया, क्योंकि अब वो इसके बारे में इतना नहीं सोचती थी। जब उसने देखा तब भी उसे इतना गुस्सा नहीं आया। शिरीन को पता नहीं चला कि कब वो महल मालिक की तरफ झुकने लगी थी। उसे उनके बारे में बातें सुनना पसंद था। जब भी कोई उनके बारे में जिक्र करता था उसका दिल तेज धड़कने लगता था, लेकिन जब उसे लगा कि शायद उसे महल मालिक पसंद थे तो वो भगवान जी से मिली। उसे हैरानी हुई कि वो प्रभु जी के लिए कुछ महसूस करने लगी थी। ये उतना नहीं था जितना उसे महल मालिक के लिए महसूस हुआ था, लेकिन जब भी किसी ने भगवान जी का उल्लेख किया तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। शिरीन ने अपने माथे पर हाथ फेरा। वो कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो बेवफा हो। वो एक ही समय में दो अलग अलग पुरुषों को कैसे पसंद कर सकती थी? क्या इस शरीर में कुछ गड़बड़ थी, या वो कोई ऐसी व्यक्ति थी जिसका वास्तव में अंदर से गहरा विश्वास था महल मालिक के विचार पर? वो उसे सपने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकती थी जो उसने कल रात देखा था। सपना बेतुका था और अजीब था। हैरानी की बात यह थी कि उसने सपना देखा कि प्रभु ने महल मालिक को बुला लिया। तब प्रभु ने उन्हें बताया कि उन्होंने शिरीन को उससे शादी करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन उन्हें अपनी सगाई के उपहार के रूप में अपनी प्याली उसे देनी होगी। हालांकि उसके सपने में महल मालिक ये मानने से इनकार करने लगे और उन्होंने उस प्याली को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो अपने जीवन के साथ उस प्याली की रक्षा करेंगे और वो एक दुल्हन की तुलना में उस प्याली को पकड़कर अपनी जिंदगी बनाए रखेंगे। जब बिजली द्वारा उन्हें मारा गया तब आखिरकार शिरीन जाग गई थी। उसे कई महीने हो गए थे जब उसने आखिरी बार महल मालिक को देखा था। उसने अपने सहपाठियों से इसके बारे में कभी कभार ही खबर सुनी थी। वो जानती थी कि उनका ठिकाना अभी भी एक रहस्य था। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में भीमपुर राज्य में सिर्फ एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। वो 2 महीने पहले था। उसने सुना था कि ये एक विवाद के कारण था जो उन्हें आकाशी ऋषि भगवान दास जी और बड़े संत के साथ विवाद में हुआ था। वो आपस में लड़ चुके थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी लड़ाई का कोई फायदा नहीं लिया था। बड़े खासी संत जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसीलिए उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया था और किसी भी आगंतुक को देखने से मना कर दिया था। महल मालिक कथित रूप से घायल हो गए थे। वो स्वर्ग महल में अपना इलाज करवा रहे थे और कभी बाहर नहीं जाते थे। जब उसने सुना कि वो घायल हो गए थे तो वो अपने दिल को थोड़ा चकनाचूर होता हुआ महसूस कर सकती थी। उसे जाने और उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा हो रही थी। बस जब वो इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या उसके आग्रह को उसे कार्यवाही में बदल देना चाहिए तो कुंवर सिंह अचानक वहां पहुंचे और कहा कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने सुमति देवी को मिलने का अनुरोध किया था। और कुंवर सिंह जब वहां पहुंचे तब शिरीन अपने प्रतिद्वंदी की रणनीति का अध्ययन ध्रुव सिंह और सोमती देवी के साथ कर रही थी, इसीलिए उसने उन्हें आते हुए नहीं देखा था। जब उसने आखिरकार इसके बारे में सुना तब तक सुमति देवी ने कुछ घंटों पहले ही कुंवर सिंह के साथ उस जगह को छोड़ दिया था। सुमति देवी ने पिछले कुछ महीनों में अच्छी रिकवरी की थी। उसकी शक्ति लगभग पूरी ताकत से बहाल हो गई थी। वो जाने से पहले अपनी सहपाठियों से विदा ले चुकी थी। शिरीन ने उनके सहपाठियों के बीच कर्म चर्चा के बारे में सुना जब वो प्रशिक्षण कक्ष से बाहर आई थी। वो इस बारे में बात कर रही थी कि कैसे आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने उपहार वाले शिष्यों से बाकी अलग तरीके से व्यवहार किया था। शायद वो सच था कि सिर्फ समान पद वाले लोग ही एक दूसरे से शादी कर पाने में सक्षम थे। किसी ने भी आकाशी ऋषि व्यास साहू जी और सुमति देवी के बीच अफवाहों को सामने लाया था जो उन्होंने सुनी थी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को सुमति देवी पहले से पसंद करती थी, ये कहा जा रहा था, लेकिन शिरीन के साथ उनकी सगाई के कारण वो खुद को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सके। क्योंकि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी और शिरीन की सगाई बीच में टूट गई थी, शायद उन्हें लगा कि सुमति देवी को अपनी भावनाओं को कबूल करने का समय आ गया है। वहां भी कुछ अटकलें थी और सुमति देवी के वापस आने तक वो पहले से ही आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की पत्नी बन चुकी थी। चर्चाएं बहुत गर्म हो रखी थी और शिरीन दुर्भाग्य से उनकी सगाई में पिछली भागीदारी के कारण गपशप में शामिल थी। यहाँ तक कि कुछ अज्ञात स्रोतों से कुछ अच्छी तरह से ये बातें भी बताई गई थी कि शिरीन का एक बार महल मालिक के पीछे सुमति देवी के साथ विवाद हो गया था और शिरीन ने भी बेशर्मी से दावा किया था कि वो एक निष्पक्ष प्रतियोगिता में सुमति देवी से लड़ना चाहती थी। इसीलिए वो सभी महसूस कर रहे थे कि शिरीन ने वास्तव में इस बार खुद को शर्मिंदा कर दिया था। हाल ही में शिरीन हमेशा महर्षि विद्यालय की सुर्खियों में रही थी। हालांकि उसने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे, फिर भी उनमें से बहुत सारे लोगों को उससे जलन होने की अनुमति भी हो रही थी। दूसरे के सफल होने पर लोगों को हमेशा जलन होती है। अफवाहें और अपशब्द हमेशा उन लोगों के पास आते थे जो सुर्खियों में बने रहते थे, इसीलिए उन्होंने उनकी अफवाहों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कुछ ने उसकी पीठ के पीछे उसका मजाक बनाना भी पसंद किया था। निश्चित रूप से उसके बारे में खुले तौर पर बेशर्मी से गपशप करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वो अधिक से अधिक दोस्तों को बना रही थी। जब वो इसके बारे में बात करते थे तो वो थोड़ा पीछे हट जाते थे।
कुछ लोग उसकी स्थिति के लिए आहें भी भरते होंगे। शिरीन हमेशा अपनी खुद की अफवाहों के बारे में सुन्न रहती थी, इसीलिए वो उन गपशपों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती थी जो उसकी पीठ के पीछे फैली हुई थी। हालांकि उन गपशपों ने किसी तरह ध्रुव सिंह तक खुद को पहुंचा दिया था, इसीलिए वो उससे बात करते समय अपनी पसंद के शब्दों के साथ बहुत सावधान रहते थे। यहाँ तक कि उसने उसे शांत करने के लिए कुछ शब्द कहने की भी कोशिश की। शिरीन ध्रुव सिंह को पहले से ही इस हरकत के लिए कई बार लात मार चुकी थी। आकाश ऋषि व्यास साहू जी और सुमति देवी के बीच की अफवाहों के लिए वो उन पर बहुत विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि अफवाहें हमेशा तथ्यों को भ्रमित करके सच्चाई को विकृत कर सकती हैं। उन अफवाहों में विश्वसनीयता बहुत कम थी। उसने याद करने की कोशिश की कि उसने अपनी आंखों से सुमति देवी के प्रति महल मालिक के रवैये के बारे में क्या देखा था। उसे याद किया। वो उसे बस एक दोस्त के रूप में मानते थे। हालांकि सुमति देवी के घायल होने पर बस उन्हें आने के लिए एक खास तौर पर यात्रा करना उनके लिए थोड़ा सा अजीब था। शिरीन ने कुछ समय पहले स्वर्ग महल में समय बिताया था, इसलिए वो जानती थी कि महिला सेवकों में उनकी कोई कमी नहीं थी। महल मालिक की देखभाल करने के लिए पर्याप्त लोग वहां होने चाहिए थे। यहाँ तक कि अगर वो लकवाग्रस्त भी थे तो भी उनके आसपास के लोग निश्चित रूप से उनकी बहुत अच्छी देखभाल कर लेंगे। उन्हें सुमति देवी को अपने साथ ले जाने की आवश्यकता क्यों थी? आकाश ऋषि व्यास साहू जी हमेशा उन चीजों में अचानक से किया करते थे, इसीलिए एक प्रश्न बिना ही एक पूर्ण उत्तर था। शिरीन ने उन्हें जानने के विचार को भी खारिज कर दिया था, क्योंकि इसके पास अभी भी जीने के लिए अपना खुद का जीवन था। उसे अध्ययन करना था, लड़ाई करनी थी, रणनीतिकार बनना था और कभी कभी कुछ कीमिया करना ज्यादा पसंद था। आधा महीना पहले तक के दिन शिरीन के लिए आसान दिन थे, लेकिन आज हालात बदल गए थे। सुमति देवी ने अपना रास्ता बना लिया था। वो 1 महीने से अधिक समय के लिए वहां चली गई थी और अब वो आखिरकार वापस आ गई थी। आकाश ऋषि व्यास साहू जी ने उसे वापस भेज दिया था। शिरीन को लग रहा था कि वो उन दोनों के साथ उलझनों में अपना जीवन बर्बाद करती, कि वो एक दूसरे के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वो एक दूसरे से टकराते रहते थे। ये धूप वाला दिन था जब सुमति देवी वापस आई थी। शिरीन ने प्रशिक्षण कक्ष से बाहर आने के बाद आकाश में एक शांत जहाज को देखा, और सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो आकाश में ऐसे जहाज को उड़ा सकता था। वो महल मालिक थे। जिस क्षण शिरीन ने उस जहाज को देखा वो रुक गई। सभी छात्र रुक गए और जहाज ने वहां खौफ का माहौल बना दिया, क्योंकि वो सुंदर लेकिन खतरनाक दिखता था। जहाज पूरे रास्ते मुख्य चौराहे तक गया और जमीन से दर्जनों मीटर ऊपर उठ गया। सुमति देवी ने नवे स्वर्ग से एक देवी की तरह उड़ान भरी। सुमति देवी हमेशा से ही खूबसूरत थी, लेकिन वो उस दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसने चटक रंगों वाली एक पोशाक पहन रखी थी। ऐसा था जैसे एक देवी एक पेंटिंग से जीवित होकर निकल आई हो, खासकर जब वो आकाश में उड़ते हुए आई। उसकी सुंदरता सब पर भारी पड़ रही थी। आमतौर पर सुमति देवी किसी भी सौंदर्य प्रसाधन को लगाने से बचती थी। वो आमतौर पर कई सामानों के बिना ही खुद को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करती थी। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से उस दिन के लिए खुद को तैयार किया था। उसके चेहरे का पाउडर हल्का सा लगा था और उसके होठों पर हल्का लाल रंग का टिंट था। उसकी त्वचा स्पष्ट रूप से निष्पक्ष और सफेद थी, जो उसकी पानी सी आंखों के साथ मेल खा रही थी। वो उतरने के बाद जहाज की ओर झुकी और कहा, शुक्रिया आकाश ऋषि।